अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे वो सीजीएल 2022, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जेई, जेएसएससी सीजीएल, बीएसएससी सीजीएल, इन जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल स्टडीज के लिए एक रामबाण सॉल्यूशन है आपके लिए एसएससी घटना चक्र 2022 वाली बुक। कंप्लीट बुक को आपको रिवाइज करना है। अगर आपने इसे अच्छे से फॉलो कर लिया, इसे अच्छे से पढ़ाई कर लिया, और यहाँ पर जो सीरीज चलाई जाएगी 60 दिनों की, जिसमें हम पूरा घटना चक्र को कंप्लीट करेंगे, इसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आप जनरल स्टडीज वाले सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स अचीव करके लाइएगा, और ये हमारी आपसे गारंटी है। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ये हमारा पहला दिन है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि इस बुक में जनरल स्टडीज के हर एक सेक्शन को दिया गया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी जीके दिया गया और करंट अपडेटेड जीके दिया गया है। हर एक चीज दिया गया है, कंप्लीट पैकेज है जनरल स्टडीज के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए। यहां पर हम डिटेल में इसको एनालिसिस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बस आपको ध्यान से सुनना है और इसके बाद एक बार इसे रिवाइज कर लेना है। गारंटी है कि आप इसके बाद जनरल स्टडीज में कभी भी लैग नहीं कीजिएगा, मैक्सिमम मार्क्स अचीव कीजिएगा और औरों से लीड कीजिएगा अगर आपने इसे फॉलो कर लिया। तो प्राचीन इतिहास, सबसे पहले यहां पर भारतीय इतिहास को दिया गया है और उसमें हम प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। क्या प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे? देखिए, इतिहास को सबसे पहले हम डिटेल में बात करते हैं। इतिहास को 3 पार्ट में हम बांट के पढ़ते हैं। किसमें? 3 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। हम यहां पर बोल देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। 3 पार्ट यानी कि प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम पाषाण कालीन सभ्यता भी कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता आता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन आता है, और होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो 3 पार्ट में हम इतिहास को बांट करके पढ़ते हैं। एक हमारा होता है प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज, और हिस्टोरिक एज यानी कि ऐतिहासिक काल। 3 पार्ट में, 3 भागों में बांट करके इतिहास को पढ़ा जाता है। ठीक है, अच्छा, प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। क्या? पाषाण काल कहते हैं, पाषाण कालीन सभ्यता। पाषाण का मतलब क्या होता है? स्टोन होता है, स्टोन एज, पत्थर। ठीक है, तो लोगों को जब पत्थर के बारे में नॉलेज था, पत्थर से ही तोड़ तोड़ करके उसी से हथियार बनाते थे, शिकार करते थे, खाना पीना खाते थे। इस प्रकार का जो समय था उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और यूं कहें कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर हमें जानकारी मिली है तो उस समय किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य, रिटेन एविडेंस नहीं था। केवल वहां के पुरातात्विक जो भी एविडेंस है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जो खुदाई से हमें चीजें प्राप्त हुई हैं, उससे ही हमें जानकारी मिली है। किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं था। उस समय लोग क्या ही पढ़ाई वढ़ाई करते होंगे। ठीक है, अब दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन हम उस लिखित साक्ष्य को, एविडेंस को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हिस्टोरिक एज। इसमें लिखित साक्ष्य भी है और हम इसे पढ़ भी पाए हैं। ठीक है, तो ये आपका हिस्टोरिक एज। चलिए अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है जोरवे कल्चर। देखिए, जोरवे कल्चर पूछा जा रहा है कि बताइए जोरवे कल्चर, जो कि एक चैल्कोलिथिक पुरातात्विक स्थल था। चैल्कोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाणिक पुरातात्विक स्थल था जोरवे कल्चर। और ताम्रपाषाणिक यानी कि जब लोगों को तांबे का भी नॉलेज हो गया और पाषाण का नॉलेज तो था ही, अब दोनों को यूज करके अगर औजार बनाने लगे, उन दोनों का उपयोग करने लगे, तांबा और पाषाण को साथ साथ, पत्थर को साथ साथ, तो उस समय के काल को कहा जाने लगा ताम्र पाषाणिक काल यानी कि चैल्कोलिथिक काल। और उस समय भी लोग होंगे, जगह जगह होगा, उस समय के की भी संस्कृति होगी। तो उस समय का एक संस्कृति था चैल्कोलिथिक पुरातात्विक स्थल या फिर संस्कृति जो था, एक था आपका जोरवे कल्चर। वो जोरवे कल्चर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो है आपका महाराष्ट्र के अंदर। किसके अंदर? महाराष्ट्र के अंदर। ताम्रपाषाणिक बहुत सारे स्थल हैं, अलग अलग जगह है। राजस्थान में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका बिहार वगैरह में भी पाया जाता है, लेकिन जो जोरवे संस्कृति था ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के 2 जिले, एक आपका अहमदनगर, याद रख लीजिएगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, अहमदनगर, और दूसरा पुणे। ठीक है, दूसरा पुणे। अहमदनगर और पुणे दोनों जिले जो हैं, ये दोनों जिले जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? जोरवे संस्कृति के अंदर ये दोनों जिले आते हैं। और अहमदनगर में जो जोरवे संस्कृति के अंदर जो जगह है, याद रख लीजिएगा, एक आपका है जोरवे, ठीक है, दूसरा नेवासा है, फिर दायमाबाद। जोरवे, नेवासा, दायमाबाद। और पुणे के अंतर्गत याद रख लीजिएगा कुछ है, जैसे कि नासिक है, इनाम गांव है, ठीक है, नवदा टोली है। इस प्रकार के जगह अहमदनगर, पुणे,
के अंतर्गत जोरवे संस्कृति में आते थे। ठीक है, तो यहां से याद रख लीजिएगा इन सारे बातों को। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। तो हमने क्या कहा था, इतिहास को 3 पार्ट में हम बांटते हैं। एक हमारा प्रागैतिहासिक काल होता है, एक आध्यैतिहासिक काल होता है और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल को भी 3 पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल, स्टोन एज, और स्टोन एज को भी 3 पार्ट में बांटा जाता है और 3 पार्ट में हम बांट करके पढ़ते हैं। उसके समय काल के हिसाब से लोगों के पत्थर के बनाने, किस प्रकार के पत्थर के औजार बनाते थे उसके हिसाब से, तो ये डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन यहां पर देखिए पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा जाता था। पूरा पाषाण काल एक होता है, पूरा पाषाण काल, उसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल और फिर आता है नव पाषाण काल। ठीक है, नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अब बताइए प्रागैतिहासिक काल का पहला युग क्या था, तो पूरा पाषाण युग था। क्या था, पूरा पाषाण युग था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि देखिए शुतुरमुर्ग पूरा पाषाण काल में भारत में आए थे और शुतुरमुर्ग के अंडे की छिलके बड़ी मात्रा में कहां पर पाए गए। अब देखिए पूरा पाषाण काल आप तो जानते हैं क्या होता है, यानी कि पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड जो था, इसमें ऑस्ट्रीच जो है इंडिया में पाए गए थे, आए थे। बताइए ये ऑस्ट्रीच के अंडे के छिलके कहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में भारत में पाए गए हैं। क्या वो पटना था, इनाम गांव था, पटने था या फिर चिरांद था। तो देखिए पटने पटने या फिर पाटन, महाराष्ट्र में पटने या फिर पाटन महाराष्ट्र का जगह है। ठीक है, पटने या फिर पाटन, और यहां पर पूरा पाषाण काल के शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। ठीक है, और ये पूरा पाषाण काल का है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र का पटने या फिर पाटन। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे देखते हैं। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहां स्थित है। देखिए पुरातात्विक स्थल, ये जो एक आर्कियोलॉजिकल प्लेस है इनाम गांव, इसके बारे में हमने क्या आपको बताया था कि ताम्रपाषाणिक स्थल, क्या ताम्रपाषाणिक स्थल में जोरवे संस्कृति के अंतर्गत महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का जिला पूना के अंतर्गत इनाम गांव एक जगह है। ठीक है, बस ये याद रख लीजिएगा, ताम्रपाषाणिक स्थल है इनाम गांव। और यहां से इनाम गांव कहां, तो महाराष्ट्र में था, इसके बारे में तो हम जानते हैं। अच्छा, इनाम गांव के बारे में याद रख लीजिएगा कि यहां से जो है ना 5 कमरे वाला एक मकान मिला था। याद रखिएगा 5 कमरा वाला एक मकान मिला था, याद रखिए सुन करके। उसके बाद यहां पर एक मातृ देवी की मूर्ति भी मिली थी। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति भी मिली थी और यहां से मतलब बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के और गोलाकार गड्ढे वाले मकान भी मिले हैं। कहां से, इनाम गांव से। एक तो 5 कमरे वाले मकान यहां से मिले हैं, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है और यहां से चूल्हे मिले हैं, बड़ी बड़ी कच्ची मिट्टी और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले। कहां से, इनाम गांव से। चलिए किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो पत्थर के औजार किस काल में पाए जाएंगे भैया सबसे पहले, तो देखिए पूरा पाषाण काल, क्योंकि पाषाण काल में सबसे पहला काल कौन सा था, पूरा पाषाण काल। तो पाषाण काल में ही लोगों के द्वारा पत्थर का औजार बनाया गया, तो पूरा पाषाण काल। चलिए इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। देखिए प्रागैतिहासिक काल के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि पाषाण कालीन सभ्यता थी और पाषाण कालीन सभ्यता में सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल और तब जाके नव पाषाण काल। और अलग अलग जगह हैं, उसके कुछ एविडेंसेस मिले हैं, तो वो सब हम आपको जरूरत नहीं है, जितना यहाँ दिया गया उसी से हम देखेंगे। देखिए निम्न में से कौन सा स्थल नव पाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस प्रेजेंट्स द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ नियोलिथिक एरा। नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो देखिए नव पाषाण युग क्या था, पाषाण कालीन सभ्यता के अंतर्गत जो था सबसे पहले पूरा पाषाण, फिर था मध्य पाषाण, तब जाकर के नव पाषाण आता है, सबसे लास्ट का पीरियड। ठीक है, सबसे या कहे तो मॉडर्न पीरियड। ठीक है, नव पाषाण काल। अच्छा, नव पाषाण काल में क्या होता है कि इस समय लोग जो है नव पाषाण काल में लोग आग के बारे में जान गए और आग का प्रयोग भी इसने करना शुरू कर दिया। ठीक है, नव पाषाण काल में लोग आग का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया और सबसे पहले जो फसलों का उत्पादन शुरू होता है, कृषि स्टार्ट होता है, एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है, वो आपका नवपाषाण काल में ही स्टार्ट होता है। क्या, आग का प्रयोग जो है नवपाषाण के लोग करने लगे, नवपाषाण काल के लोग करने लगे और जो कृषि का, फसलों का उत्पादन का शुरुआत होता है, फसल जो उत्पादित होने लगा वो नवपाषाण काल से ही स्टार्ट होने लगा। अब नवपाषाण काल के कुछ जगह हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां से क्या होता है। तो देखिए नवपाषाण काल में सबसे पहले आपको याद रखना है लहुरा देव। क्या, लहुरा देव।
अब बहुत से लोग जो है मेहरगढ़ को बता देते हैं, पाकिस्तान के मेहरगढ़ को, कि वहां पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उससे पहले भारत में एक स्थल, एक जगह है लहुरादेव, यहां से भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है और यह मेहरगढ़ से पहले का है। अब इसे याद रखिएगा, ठीक है। लगभग 9000 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व में लहुरादेव एक जगह था, यहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और यह पूछे कृषि में किसका, तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में लहुरादेव से मिलता है। यह भारतीय स्थल है और मेहरगढ़ जो था वो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी स्थल है, ठीक है। और यह सब नवपाषाणिक स्थल है, ठीक है, नवपाषाणिक स्थल। अच्छा, मेहरगढ़ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, गेहूं का, और लहुरादेव से चावल का। अच्छा, भारत में लहुरादेव के बाद दूसरा एक जगह था नवपाषाणिक, जिसे कि कोलडिहवा के नाम से जानते हैं। किसके, कोलडिहवा के नाम से जानते हैं। और यहां से भी चावल का साक्ष्य मिला है, कृषि का साक्ष्य। तो लहुरादेव याद रखिएगा, कोलडिहवा रखिएगा, और उसके बाद आपका मेहरगढ़ आता है। क्या, मेहरगढ़ आता है, ठीक है। लहुरादेव, कोलडिहवा, उसके बाद आपका मेहरगढ़ आता है, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। एक आपका है बुर्ज होम। क्या, नवपाषाणिक स्थल में याद रख लीजिएगा इन सारे जगहों को। बुर्ज होम है जो कि नवपाषाणिक स्थल है, और यहां से कुत्ते का कंकाल, मानव का कंकाल बुर्ज होम जगह से मिला है। मानव कंकाल, कुत्ते का कंकाल, यह सब बुर्ज होम से मिला है। और आंध्र प्रदेश का 3 जगह है, याद रखिएगा, संगनकल्लू, पिकलीहल और उतनूर। पिकलीहल और उतनूर, संगनकल्लू, पिकलीहल और उतनूर, ये नवपाषाणिक काल स्थल है। और इन तीनों स्थल से उस समय के राख के टीले मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि लोग उस समय थे, आग लगाते थे, आग का इसको क्या था, प्रयोग करने का, इसके बारे में पता था, आग के बारे में। तो ये सब हम यहां से बता सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश का संगनकल्लू, पिकलीहल, उतनूर, ये सब याद रखिएगा। तो आप अब बताइएगा कि जो यहां पूछा गया कि नवपाषाणिक स्थल था, प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्रस्तुत होता है, तो ये हमारा होता है मेहरगढ़ से, दिए गए ऑप्शन में। अगर यहां लहुरादेव होता, कुलडीहवा, तो ये सब पहले होता, मेहरगढ़ उसके बाद आपका नवपाषाणिक स्थल ही है बुर्ज होम, तो उसके बाद का है, ठीक है। अच्छा, चिरांद जो है ये आपका ताम्रपाषाणिक स्थल है, ठीक है, जो कि बिहार में पड़ता है। चिरांद ताम्रपाषाणिक स्थल। और दैमाबाद जो है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता स्थल है दैमाबाद। ये सब आगे देखेंगे। चलिए, क्या कहा जा रहा है कि अतरंजी खेड़ा जो कि एक पुरातात्विक स्थल है, ये कहां स्थित है। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अतरंजी खेड़ा कहां पर है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप कमेंट में बताइएगा अतरंजी खेड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, पिकलीहल तथा उतनूर, और इसके साथ हमने क्या बताया था, संगनकल्लू। क्या बताया था, संगनकल्लू। ये सब इंपॉर्टेंट साइट कहां के हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट साइट कब, किस काल के हैं, तो हमने आपको बताया ना अभी, नवपाषाणिक हमने आपको अच्छे से बता दिया। नियोलिथिक एज के पिकलीहल तथा उतनूर, ये सब इंपॉर्टेंट साइट हैं किस काल के, तो नवपाषाणिक काल के। नियोलिथिक एज के इंपॉर्टेंट साइट्स हैं पिकलीहल, उतनूर, संगनकल्लू, और यहां से राख के टीले मिले थे। क्या, राख के टीले, ठीक है, याद रखिएगा। माउंट ऑफ एसेस मिले थे। चलिए, कहा जा रहा है कि कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, कौन सा नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, कोलडीहवा ये तो नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है, ये तो हमने भी देखा था कि नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है भैया कोलडीहवा। अच्छा, उसके बाद देखिए मेहरगढ़, क्या नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में, और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहां से भी मिले हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में है, और इससे पहले भारत में मिला है लहुरादेव से। अच्छा, मेहरगढ़ से गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, नवपाषाणिक कालीन स्थल है, ठीक है। तो मेहरगढ़ है, कोलडीहवा है, बुर्ज होम भी हमने देखा था जहां से कुत्ते के कंकाल, मानव कंकाल, गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। लेकिन कुंतासी ये जो है ना, ये है आपका सिंधु घाटी सभ्यता वाला स्थल, हड़प्पन सभ्यता वाला स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है कुंतासी। और कुंतासी गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा, ये गुजरात राज्य का एक जगह है कुंतासी। और ये किसके लिए फेमस था, तो ये एक क्या बोलते हैं कि बंदरगाह के रूप में फेमस था, ठीक है। कुंतासी बंदरगाह, पोर्ट के रूप में फेमस था, ठीक है। तो याद रखिएगा कुंतासी के बारे में। देखिए, यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हल भी हो रहे हैं और आपको कुछ नई जानकारी भी मिल रही होगी। देखिए, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। अच्छा, यहां पर बोलेंगे कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, सिटी प्लानिंग के लिए प्रसिद्ध था भैया, तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता था। क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता अपने सिटी प्लानिंग के लिए फेमस था। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर, हड़प्पन सभ्यता के टाइम पर, सिंधु सभ्यता के टाइम पर
देखिए कौन कौन सा उसके समकालीन सभ्यता था ये कभी पूछ लिया जाता है तो मेसोपोटामिया का सभ्यता, मिस्र का सभ्यता, ये सब हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम का ही उसी के समकालीन ये सब सभ्यता थी। ठीक है, सभ्यताएं सारे नदी घाटी सभ्यताएं हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सारे नदी घाटी सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया हो या फिर मिस्र सभ्यता हो, ये किसी ना किसी नदी के किनारे ही फला फूला है। ठीक है, तो देखिए नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, जो आप बोल लीजिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा गया क्योंकि हड़प्पा हड़प्पा जो है, हड़प्पा नाम का जो है, यही सबसे पहले खुदाई में मिला था। ठीक है, हड़प्पा जो है, हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे है और 1921 में इसकी खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने हड़प्पा जगह की खोज रावी नदी के किनारे पर 1921 में करी थी और इसके एक साल बाद 1922 में सेम हड़प्पा जैसा एक जगह का खुदाई हुआ था जिसका खुदाई राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था और वो मिला था आपका सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो। क्या? मोहनजोदाड़ो। और इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल देते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं, आपका सिंधु सभ्यता भी बोल देते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक एक करके। यहां पर कहा जा रहा है, कुछ नाम दिए गए हैं और उससे संबंधित कुछ वहां पर जो फाइंडिंग्स है, जो खोजा गया है, वो पूछा जा रहा है। सबसे पहले हड़प्पा कालीन सभ्यता में मिल रहा है आपका मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो से मिला है ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में मिला है, यानी कि ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार कहां मिला है? मोहनजोदाड़ो में मिला है। ठीक है, विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो में मिला है। हड़प्पा में क्या मिला है? तो पुजारी की मूर्ति, पुजारी की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ प्रिस्ट जो है, ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से हल के चिन्ह प्राप्त हुए हैं और हल के चिन्ह इस तरह से कह सकते हैं कि कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। क्या? जुते हुए खेत, प्लव्ड फील्ड मिला है। ठीक है, जुते हुए खेत मिला है, तो हल के चिन्ह भी यहां से मिले हैं। अच्छा, कालीबंगा से। और लोथल जो था, लोथल एक हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर था, पोर्ट था, बंदरगाह सिटी था। ठीक है, लोथल। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ा नगर था। ठीक है, इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में करी गई थी। क्या करी गई थी? 1922 में। हड़प्पा से क्या क्या, मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला है, याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। शंख से बना हुआ बैल यहां मिला है। ठीक है, और यहां पर जो मिला है हड़प्पा सॉरी मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? ठीक है, मोहनजोदाड़ो से सबसे पहले क्या? ग्रेट बाथ मिला है, बृहद स्नानागार मिला है। उसके बाद यहां पर विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रैनरी, याद रखिएगा, ग्रेट ग्रैनरी पूछा जाता है कि ग्रेट ग्रैनरी कहां पर मिला है? तो ये मोहनजोदाड़ो में मिला है। कहां पर? मोहनजोदाड़ो में मिला है ग्रेट ग्रैनरी। इसकी खोज किसने करी? 1922 में राखलदास बनर्जी ने। ग्रेट ग्रैनरी कहां पर मिला? मोहनजोदाड़ो में मिला। उसके बाद याद रखिएगा, नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति, नृत्य करते हुए कांसे की एक नारी की मूर्ति, एक स्त्री की मूर्ति कहां से मिली है? कांसे की एक नृत्य करती हुई नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। कहां से? मोहनजोदाड़ो से, कांसे की। ठीक है, और पुजारी की मूर्ति यहां से मिला है। उसके बाद एक पशुपतिनाथ वाला कुछ एक मुद्रा मिला है, सिक्का मिला है पशुपतिनाथ की, जिसे शिव का मूल बोला जाता है। ठीक है, यहां से घोड़े का दांत मिला है, सूती कपड़ा मिला है, हाथी का कपाल खंड मिला है। ठीक है, तो ये सब मोहनजोदाड़ो से मिला है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है महान स्नानागार कहाँ है? तो ग्रेट बाथ कहां पर है बताइए? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले स्थल में मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, ग्रेट बाथ। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक एक करके, किसके बारे में? मोहनजोदाड़ो के बारे में। कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो के बाद हम कालीबंगा के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, कालीबंगा जो है, कालीबंगा, इसकी खोज किसने करी थी अगर आपसे पूछेगा? तो कालीबंगा की खोज जो है या फिर खुदाई SR राव, किसके द्वारा? SR राव के द्वारा करी गई थी। SR राव के द्वारा कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब ब्लैक बेंगिल्स होता है। क्या? ब्लैक बेंगिल, कालीबंगा, काली चूड़ियां। अच्छा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, हल के चिन्ह मिले हैं, भूकंप का एविडेंस मिला है। कालीबंगा से भूकंप का एविडेंस मिला है, यहां से अग्निकुंड मिला है, यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं और मिट्टी के, याद रखिएगा, कालीबंगा नाम आते ही आपको याद रखना है, मिट्टी के बर्तन, मृदभांड के टुकड़े, मिट्टी के अलग अलग चीजें यहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, मिट्टी की मुहरें भी मिली है कालीबंगा से। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो। लोथल जो था, ये किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे, जो कि साबरमती नदी की सहायक नदी है। ठीक है, भोगवा नदी जो कि साबरमती की सहायक नदी थी, उस नदी के किनारे आपका लोथल, मोहनजोदाड़ो, सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे? तो याद रखिएगा,
घग्गर नदी के किनारे देखिए कालीबंगा घग्गर नदी याद रख लीजिएगा साफ के सब। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे जिसे कि सरस्वती नदी के रूप में भी जाना जाता है, सरस्वती नदी के रूप में, ठीक है। तो घग्गर नदी के किनारे काली नदी कालीबंगा, और हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। और रावी नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। रावी नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, उसके बाद लोथल भोगवा नदी के किनारे, और मोहनजोदारो किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मोहनजोदारो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी, विच इज द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदारो, कौन सी थी सबसे बड़ी बिल्डिंग, तो याद रखिएगा ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी कहां मिला है, सबसे पहले ये याद रखना है। जो विशाल स्नानागार है ये सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कहां पर मिला है, तो ये मिला है मोहनजोदारो में। कहां पर, मोहनजोदारो में। और मोहनजोदारो की सबसे बड़ी यही बिल्डिंग थी, सबसे बड़ी यही बिल्डिंग थी। अगर इसके डायमेंशन की बात करें, लंबाई चौड़ाई की, तो इसकी लंबाई जो ग्रेट ग्रैनरी की लंबाई था 45.72 मीटर लंबा, देखिए लंबाई इतनी, और उसके बाद चौड़ाई की बात करें तो 22.86 मीटर चौड़ा इसकी लंबाई चौड़ाई थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ग्रेट बाथ भी है मोहनजोदारो में, ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार भी था, और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 55 मीटर तथा ये सब, ठीक है। ये पूछा नहीं जाता, बस याद रखिएगा ग्रेट ग्रैंडरी सबसे बड़ी इमारत थी, ठीक है। अब देखिए मोहनजोदारो किस नदी तट पर स्थित है, तो मोहनजोदारो सिंधु नदी तट पर स्थित है, ठीक है। अच्छा, मोहनजोदारो की खोज किसने करी थी, राखालदास बनर्जी ने 1922 में। क्या क्या यहाँ से मिला है, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से ग्रेट ग्रैनरी मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति मिली है एक नारी की, पुजारी की मृत्यु स्टैच्यू ऑफ प्रिस्ट मिला है, उसके बाद पशुपति नाथ का यहां पर एक मुद्रा मिला है, ठीक है। घोड़े का दांत मिला है, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, ये सब मिला है, ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि कौन नीचे दिए गए कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर, तो बंदरगाह शहर लोथल था भैया, कौन सा, लोथल था। अच्छा, लोथल के बारे में देख लेते हैं। देखिए लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के तट पर। और लोथल जो अभी है वो पूछा जाए कि किस जिले किस राज्य में था, तो गुजरात के अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल पड़ता है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट था, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कालीन स्थल था लोथल, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। और ये किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये प्रसिद्ध था बंदरगाह नगर के रूप में, बंदरगाह यानी कि पोर्ट सिटी के रूप में ये प्रसिद्ध था। लोथल में देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स थे वहां पर जितने भी घर होते थे या फिर और रोड है, तो रोड के किनारे उन सारे घर का रोड पर गेट नहीं खुलता था, ठीक है। उन सारे साइट्स में जो घर होते थे, घरों के दरवाजे रोड की तरफ नहीं खुल करके रोड के मतलब अपोजिट साइड में खुलते थे, पीछे की साइड। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह था जहां पे के घर के दरवाजे, घरों के दरवाजे रोड की तरफ खुलते थे, सड़कों की ओर खुलते थे। ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा बात याद रखिएगा, जहाजों का गोदी, डोकयार्ड इसे कहा जाता था। देखिए लोथल एक बंदरगाह नगर था, तो यहां से फारस का यानी कि ईरान का यहां से मुद्रा भी मिला है, ईरान का मुद्रा मिला है, ठीक है। फारस का मुहर मिला है यहां से। यहां पर लोथल में तीन तीन जो है ज्वाइंट समाधि मिला है, तीन ज्वाइंट समाधि मिला है, ये सब याद रखिएगा। धान और बाजरा यहां से प्राप्त हुआ है, लोथल से धान और बाजरे का भी साक्ष्य मिला है, धान और बाजरे का, चलिए तो याद रहेगा। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, तो ये लोथल था। क्या, लोथल था। लोथल क्या के बारे में हमने बात कर लिया। अब देखिए प्राचीन शहर लोथल जो अब एक पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हमने अभी बताया गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल पड़ता है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक मात्र स्थल था जिसके घरों के दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे, ठीक है। यहां से क्या क्या मिला है, फारस के मुहर मिले हैं, तीन युगल समाधियां मिली हैं, धान चावल का यहां से साक्ष्य मिला है। कहता है वेयर वर द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लफ एक्सकेवेटेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा के हल का मॉडल कहां से मिला था, कहां से, तो बनवाली से मिला है। कहां से, बनवाली से मिला है। टेराकोटा यानी कि जो मिट्टी का एक हल का मॉडल मिला है, कहां से, बनवाली से। सबसे पहले बात करते हैं बनवाली कहां पर था भैया, तो बनवाली जो है ये हरियाणा में है, याद रखिएगा हरियाणा में, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। कहां पर, बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, सुनकर के याद रखना आपको, ठीक है। बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, फतेहाबाद जिले में हल के जैसा खिलौना यहां पर मिला है, हल का टेराकोटा मॉडल यहां से मिला है, ठीक है। मुहर तथा बटखारे यहां से मिले हैं, ठीक है। तांबे का भी कुछ कुछ यहां से औजार वगैरह मिला है, कहां से,
बनावली से, ठीक है। और बनावली का जो विशेष पूछा जाए कि इसके किस लिए प्रसिद्ध था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो, जैसे कोई बच्चा होता है तो वो बच्चा में छोटा है, फिर फिर बड़ा होता है, यौवन अवस्था में जाता है, फिर प्रौढ़ अवस्था में जाता है, मतलब बूढ़ा होता है। इस प्रकार से तीन चार चरण होते हैं किसी के भी जीवन में। एक बार वो क्या होता है, पूरा डेवलप्ड कंडीशन में होता है, मैच्योर स्टेज में होता है, फिर उसके बाद उसका दिन धीरे धीरे गिरने लगता है। उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता भी शुरुआती दिनों में उसका क्या स्थिति था, उसके स्थल, उसके बाद वो डेवलप्ड स्थिति में आया, फिर उसके बाद उसका डीके हुआ, मतलब पतन हो गया। तो इन तीनों स्तर का, तीनों लेवल का जो साक्ष्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिला, सिंधु घाटी सभ्यता के बनावली से मिला है, जो कि हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, ठीक है। अब देखिए, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे बसा हुआ है? लोथल किस नदी के उपनदी? तो देखिए, लोथल नगर साबरमती नदी के सहायक नदी भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, लोथल। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो फिर से वही लोथल, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। उसके बाद किस लोथल भोगवा नदी जो किस नदी की उपनदी थी, सहायक नदी थी, ट्रिब्यूटरीज थी? तो साबरमती नदी की, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि किसको किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज मानी गई है? सबसे पुरानी कहा जा रहा है कि एक हरियाणा में एक भिरराना करके जगह है, हरियाणा में एक भिरराना करके जगह है, वो जगह को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज मानी गई है, ठीक है। वहां पर जो भी फाइंडिंग्स हुए हैं, जो भी खोज हुआ है वहां पर, जिन जिन पुरातात्विक क्या बोलते हैं एविडेंसेस का, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का, ठीक है, खुदाई में, तो उसके एज को जब पता लगाया गया तो ऐसा माना जा रहा है कि जो भिरड़ाना है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल था। भिरड़ाना ये कहां पर है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, जहां पर बनावली पड़ता है, ठीक है, बनावली। तो याद रखिएगा, भिरड़ाना हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, और कहा जाता है ये सबसे पुरानी खोज है सिंधु घाटी सभ्यता की। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा प्रसिद्ध है मिट्टी के बर्तन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, मिट्टी के बर्तन के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। कालीबंगा कहां है? कालीबंगा की खोज किसने करी थी? देखिए, ऐसे पूछा जाएगा डायरेक्ट तो आप जवाब दे सकते हैं कि कालीबंगा की खोज करी थी अमलानंद घोष, या खोज ये नहीं बोलिए, खुदाई का श्रेय किसे जाता है? तो कालीबंगा के खुदाई का श्रेय जाता है किसे? अमलानंद घोष को। किसे? अमलानंद घोष को। कालीबंगा का श्रेय किसे जाता है? अमलानंद घोष को, ठीक है। उसके बाद कालीबंगा का मतलब ब्लैक बेंगल्स। अच्छा, कालीबंगा कहां पर है? तो कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। कहां पर? राजस्थान में। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, कहां पर? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा पड़ता है। कालीबंगा से क्या क्या मिला था? जुते हुए खेत, हलों के चिन्ह मिले थे, भूकंप का एविडेंस मिला था, यहां से अग्निकुंड मिला है, यज्ञ की वेदिकाएं मिली है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के पात्र मिले हैं, ठीक है, मिट्टी की मुहरें मिली हैं, ये सब मिला है। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? विच मेटल डिड द हड़प्पन गेट फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान? कहां से मिला है भैया? तो देखिए, ये आपका कॉपर, तांबा, तांबा जो मिला है वो वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा जो यूज मिलाया जाता था, वो कहां से? तो कहां से? राजस्थान वाले क्षेत्र से। और राजस्थान में क्या था? राजस्थान में हमने क्या देखा था? कालीबंगा। क्या? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा हड़प्पा सभ्यताकालीन स्थल था, ठीक है, कालीबंगा। और यहां से क्या क्या मिला है इसके बारे में हमने बात कर लिया। इसके खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? अमलानंद घोष को। कालीबंगा का मतलब ब्लैक बेंगल्स हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है। और यहां से तांबे के, याद रखिएगा, ये जो क्या बोलते हैं, कालीबंगा से तांबे के औजार मिले हैं, ठीक है, तांबे के औजार मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये तांबे के लिए तांबा यहां से मिला है, ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन सिटी? निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो यहां से देख लेते हैं कौन सा भैया। देखिए, धौलावीरा ये तो है ही है, ठीक है। उसके बाद धौलावीरा है। हम्पी है क्या? नहीं, हम्पी नहीं है, लुम्बिनी भी नहीं है, और कौशल भी नहीं है। कौशल यानी कि महाजनपद वाला, तो ये सब हम आगे देखेंगे। धौलावीरा, धौलावीरा जो कि आपका एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है, हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, धौलावीरा कहाँ पर है? तो धौलावीरा गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पर? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ का है? तो गुजरात का एक जगह है, ठीक है, गुजरात का, गुजरात कच्छ का रण में गुजरात में पाया जाता है। अभी अभी धौलावीरा के बारे में इसे यूनेस्को का हेरिटेज में भी शामिल किया गया धौलावीरा को, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा।
आगे देखिए क्या बोलते हैं यहाँ से धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है यह सर गुजरात के कच्छ किरण में और इसका इसका श्रेय इसकी खोज इसकी पहली बार जो इसकी खुदाई हुई थी 1967-68 में जेपी जोशी ने 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा किसका धौलावीरा का खुदाई किया गया था और उसके बाद इसका खुदाई 1990-91 में किसके द्वारा किया गया था एस आर बिस्ट के द्वारा। तो इसकी खुदाई दो बार होती है, एक बार 1967 में धौलावीरा की 67-68 में जेपी जोशी के द्वारा और 90-91 में एस आर बिस्ट के द्वारा धौलावीरा की खुदाई हुई है। ठीक है, धौलावीरा की और धौलावीरा से 10 स्ट्रक्चर वाले लिखित साक्ष्य जो हमने कहा था इस टाइप से, तो 10 चिन्ह मिले हैं जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, आगे देखिए कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, कौन सा है? देखिए मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो कि किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। और अगर देखें इसकी प्रेजेंट स्थिति जो है ये आपका पाकिस्तान में, कहां पर? लरकाना जिला पाकिस्तान में। अच्छा, गनवारी वाला कहां पर है भैया? गनवारी वाला भी पाकिस्तान में पड़ता है। देखिए मोहनजोदारो लरकाना जिला पाकिस्तान, गनवारी वाला बहावलपुर, याद रखिएगा बहावलपुर जिला पाकिस्तान। ठीक है, सोर्तोगोई जो है ये अफगानिस्तान में। देखिए अफगानिस्तान में भी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हैं, सोर्तोगोई है, मुंडीगाक है, तो ये सब सोर्तोगोई अफगानिस्तान में पाया जाता है, तो भारत में होगा ही नहीं। सोर्तोगोई अफगानिस्तान में, और कहां पर? तो बदख्शां में। ठीक है, बदख्शां अफगानिस्तान में सोर्तोगोई स्थल है और ये गनवारी वाला पाकिस्तान, प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, बहावलपुर जिले में, और ये लरकाना जिले में। दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। ठीक है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जब हम बॉर्डर देखते हैं, ये इसका जो बॉर्डर है वो कौन कौन सा है, हम तो जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी छोर है ये कौन सा था भैया? तो मांडा है, जम्मू कश्मीर का मांडा। जो आपका दक्षिणी छोर है ये अहमदनगर जिला का कौन? दायमाबाद है, दायमाबाद। जो इसका पूर्वी छोर है वो आपका आलमगीरपुर जिला उत्तर प्रदेश जो कि मेरठ में है, और जो पश्चिमी छोर है ये आपका सुतका गेंडर है जो कि पाकिस्तान में। तो ये तो हम लोग जानते हैं, तो ये कह सकते हैं कि दायमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। और अगर पूछे किस नदी के किनारे है, तो प्रवरा नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला, यानी कि माउंड ऑफ डेड। ठीक है, माउंड ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है, मृतकों के टीला के नाम से। किसे? मोहनजोदाड़ो को। कहा जा रहा है 1990 में धौलावीरा की खुदाई शुरू की गई थी। देखिए धौलावीरा की खुदाई एक बार 1967-68 में किसके द्वारा की गई थी? तो हमने अभी देखा था, इसकी खुदाई करी गई थी जेपी जोशी के द्वारा, जेपी जोशी। और 1990-91 में इसकी खुदाई जो करी गई वो आर एस बिस्ट के द्वारा धौलावीरा की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता की, याद रखिएगा, खगोलीय वेधशाला यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये पाया गया था हड़प्पन सभ्यता का एक जगह जहां जिसका नाम है धौलावीरा, जो कि गुजरात में पाया जाता है। यहीं पर सबसे पहला खगोलीय वेधशाला पाई गई। कौन सा? हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक साइट है धौलावीरा। और धौलावीरा कहां पाया जाता है? धौलावीरा कौन सा स्थल है, कहां पर है भैया? तो ये आपका गुजरात जिला में है, गुजरात के कच्छ के रण में। ठीक है, और धौलावीरा की खुदाई जो है 1967-68 जेपी जोशी, 1990-91 आर एस बिस्ट। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किसकी बनाई गई थी? देखिए द फेमस डांसिंग गर्ल किसका बना था भैया? ब्रॉन्ज का बना था। कांस्य की मूर्ति मिली थी, मोहनजोदारो में पाई गई। ठीक है, ये सब हमने देखा था अभी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल किसकी मूर्ति थी, किस चीज की? तो कांसे की मूर्ति थी। किसकी? कांसे की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? देखिए सोर्तोगोई जो कि अफगानिस्तान में, अभी हमने देखा था, ये अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में पाया जाता है सोर्तोगोई। लेकिन कोट दीजी, चनहुदड़ो, बालाकोट ये सभी पाकिस्तान में है। कोट दीजी, बालाकोट, चनहुदड़ो ये सब पाकिस्तान में। ठीक है, क्या क्या? कोट दीजी, बालाकोट, चनहुदड़ो। ठीक है, अब चनहुदड़ो से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। चनहुदड़ो से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चनहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना और भट्टी यहां से मिला था। क्या? मनके बनाने का कारखाना, भट्टी मिला था। यहां से खिलौना मिला है, लिपस्टिक मिला है, वक्राकार ईंट मिला है, और बिल्ली का पीछा करते हुए
कुत्ते के पैरों का चिन्ह मिला है, ठीक है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का चिन्ह यहां पर मिला है। चनहुदड़ों में मनके बनाने का कारखाना मिला है, खिलौना मिला है, लिपस्टिक मिला है। याद रखिएगा, चनहुदड़ों से पाकिस्तान में। सोर्तोगोई किस देश में है? अफगानिस्तान में, ठीक है। सोर्तोगोई अफगानिस्तान में है। आगे देखिए कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान। तो कहां पर, कौन सा भैया? ये आपका सोर्तोगोई, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन किसकी पूजा करते थे? तो ये पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन खुदाई हुई, पुरातात्विक साक्ष्य मिला और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो के लोग जो थे वो पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति नाथ की, शिव भगवान की पूजा करते थे। पशुपति, देखिए वहां पर एक मोहर मिला है, पशुपति नाथ का एक मोहर मिला है। किसका, कहां पर मिला? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में। कहां पर? मोहनजोदड़ो में, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित था मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से ही पशुपति की मुहर मिली है और हम कह सकते हैं कि वो लोग पशुपति की पूजा करते थे। अच्छा, पशुपति से यहां से पूछा जाता है कि पशुपति का जो मोहर मिला है उसमें जो कुछ जानवर चारों तरफ से बैठे हुए हैं उस भगवान के चारों ओर, ठीक है, इस प्रकार से है। और चारों तरफ से कुछ जानवर हैं। तो देखिए 5 प्रकार के जानवर हैं, 5 प्रकार के जानवर, 5 जानवर है। कौन कौन सा है? याद रखिएगा, इसके बाएं साइड में जो पशुपति की मुहर है उसके बाएं साइड में 2 जानवर है, एक है आपका गैंडा और दूसरा भैंसा। गैंडा और भैंसा। और इसके दाएं साइड में 2 जानवर है, बाघ और हाथी। बाएं साइड में गैंडा भैंसा, दाएं साइड में बाघ हाथी और इसके नीचे 2 हिरन है। तो देखिए 5 हो गया ना, गैंडा भैंसा, बाघ हाथी और हिरन। तो गैंडा भैंसा 2, बाघ हाथी 4 और 2 हिरन है, यानी कि 6 पशु है, 6 पशु, 6, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी यानी कि पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र शिलालेखों का अध्ययन है। किसका? पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी किसका अध्ययन है? शिलालेखों का अध्ययन है। अब शिलालेख क्या होता है? तो देखिए पत्थरों पर या फिर कुछ, जैसे पहले लोग राजा महाराजा बिल्डिंग बनाते थे, बड़े बड़े भवन बनाते थे, इमारत बनाते थे, कुछ पत्थरों पर या फिर कुछ स्तंभों पर वो कुछ लेख लिख दिया करते थे, पत्थरों को खोद खोद करके, ठीक है। अब जो वो लेख लिख दिया करते थे उनको क्या कहा जाता था? पुरालेख कहा जाता था। और उनका स्टडी करना ही, कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा गया है, उसकी स्टडी करना पुरालेख शास्त्र यानी कि एपिग्राफी कहलाती है। क्या? एपिग्राफी कहलाता है। अब अगला देखिए, कहा जा रहा है कि आइकनोग्राफी, सॉरी, ये कहता है प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिकल्स इज डन इन साइंस ऑफ, कहता है ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? अब बहुत सारे, जैसे अशोक का भी कहता है ना कि अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं, क्या बोलते हैं, सातवाहन राजाओं की जो भी हिस्ट्री है वो हमें उनके शिलालेखों से ही प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद रुम्मनदेही का अभिलेख, अलग अलग अभिलेख हैं। तो वो सब जो लिखा गया है, हिस्टोरिकल आर्टिकल्स है, उन्हें सहेज करके रखने का जो साइंस है, किस साइंस के अंतर्गत आता है? तो उसे हम म्यूजियोलॉजी अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके? म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत। तो ये हो गया आइकनोग्राफी यानी कि प्रतिमा विज्ञान, मूर्ति बनाना, मूर्ति को किस प्रकार से बनाया जाए, उसके कैसे आर्ट होगा, क्या होगा आर्ट, तो ये सब इसके अंतर्गत प्रतिमा विज्ञान के अंतर्गत आता है। मुद्रा मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन। देखिए जो बहुत सारे राजा महाराजा अलग अलग टाइप के सिक्के अपने समय पर जारी किए थे और उनका अध्ययन करना, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत आता है। और एपिग्राफी क्या होता है? तो पुरालेख शास्त्र यानी कि जो अलग अलग अभिलेखों पर जो लेख लिखे गए हैं उनका अध्ययन, ठीक है, एपिग्राफी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो एक एक ऑप्शन को हमने देख लिया है, अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री द टर्म एनबीपीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू क्या होता है भैया? रेफर्स टू प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में एनबीपीडब्ल्यू किससे संबंधित है? तो ये है आपका पॉटरी टाइप, एक प्रकार का पॉटरी टाइप है एनबीपीडब्ल्यू। क्या होता है ये? नॉर्दर्न नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन, उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन। देखिए अलग अलग टाइप के पॉलिश्ड बर्तन हम लोग देखते हैं, जिसमें कि आपका आता है धूसर मृदभांड, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं? चित्रित धूसर मृदभांड, काले और लाल मृदभांड। तो ये सब हम लोग देखते हैं ना, पढ़ते हैं ना। तो उसी प्रकार का एक होता है एनबीपीडब्ल्यू, ये पॉटरी का टाइप है, मतलब बर्तन का एक प्रकार है एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। अब आगे देखिए,
कहा जा रहा है कि भीमबेटका देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। तो पाषाण कालीन सभ्यता यानी कि प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत जब लोग गुफाओं में रहते थे और गुफाओं में रहकर पत्थरों पर कुछ ना कुछ उकेरा करते थे, चित्र बनाते थे, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले, याद रखिएगा, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका है और वहां पर बहुत सारी गुफाएं हैं और उन गुफाओं में अंदर में पत्थरों पर बड़े-बड़े चित्र बनाए गए हैं, वहाँ पर अलग-अलग जानवरों के चित्र बनाए गए और बहुत सारे हैं, तो उसे शैल चित्र जो है, शैल चित्र भीमबेटका के गुफाओं में शैल चित्र जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के विंध्यन रेंज में, याद रखिएगा, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स कहाँ पर, किसकी तलहटी में है? तो विंध्यन रेंज में, मध्य प्रदेश के विंध्यन रेंज में। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ किसके? तो विंध्यन रेंज में। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। आगे देखिए, अगर आपको यहां से कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सोना के बारे में जानकारी थी, चांदी के बारे में जानकारी थी, तांबे की जानकारी थी, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी, क्योंकि लोहे का साक्ष्य अभी तक, लोहे का एविडेंस हमको अभी तक कहीं से नहीं मिला है। किसी भी हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल के किसी भी स्थल से हमें लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। इससे हम कह सकते हैं कि उस समय के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है, लोहे का ज्ञान नहीं था। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता अगर कहा जाए उस समय समकालीन सभ्यता था। एक आपका मिस्र की सभ्यता, दक्षिण एशिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए, उस समय जो भी सभ्यताएं थी, जो भी आर्किटेक्चर था, वो किसी ना किसी नदी के किनारे था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे, नदी के आसपास का उसका जो भी स्थल था, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे आपका मोहनजोदारो था, रावी नदी के किनारे हड़प्पा था, भोगवा नदी के किनारे आपका लोथल था, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा था। वैसे ही बहुत सारे जैसे, और उसके बाद कालीबंगा किस नदी, तो ये सब हमने देख लिया है सब कुछ, ठीक है। आगे देखिए, मेसोपोटामिया जो अभी इस टाइम पर इराक है ना, उसी दजला फरात नदियों के किनारे ये मेसोपोटामिया सभ्यता उभरी थी, ठीक है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, तो ये सब नदियों के किनारे था और सिंधु घाटी सभ्यता के समय का था, ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है? विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है किस सभ्यता को? तो ये माना जाता है आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो भी प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में इराक है आपका, ठीक है, इराक पे मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब देखिए, कहा जा रहा है विच ओल्ड पर्सियन वर्ड वाज यूज्ड इन द 6th 5th मतलब 5वीं 6ठी सेंचुरी में बीसी में किया गया था रीजन सिंधु के लिए। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए सिंधु घाटी है, और उसके पूर्व सिंधु नदी है, और उसके पूर्व यानी कि ईस्ट में जो भी क्षेत्र जगह था उसको संदर्भित करने के लिए पुराने फारसी शब्द, किस फारसी शब्द का उपयोग किया गया था? तो सिंधु नदी के पूर्व में जो भी क्षेत्र था उसे हिंदू नाम से क्या किया गया था? हिंदू नाम से या हिंदू शब्द से इसे संबोधित किया जाता था, ठीक है, हिंदू शब्द से, ठीक है, अरबी फारसी शब्द है, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और इसे ही भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अब यहां से हमने देख लिया हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। अब हम देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, और किस वैदिक सभ्यता के बारे में अब यहां से देखते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता का जो समय काल है वो हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का है, 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व, और इस तरह से कुछ समय दिया गया है, समय काल है। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि वैदिक सभ्यता में वेद शब्द से बना है, वेद शब्द से, और वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता भारत में अगर कहा जाए तो हमने देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था शहरी सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था, लेकिन वैदिक सभ्यता जो था ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, ये सब याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है, प्रश्न को देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द वेदांगास विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स रिचुअल। कहता है कि वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? अनुष्ठान, देखिए, वेदांग का मतलब क्या होता है? वेदों का अंग, वेदों का अंग। अब देखिए, वेद अलग अलग हुए, ऋग्वेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, सामवेद हुआ, अथर्ववेद हुआ। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे श्लोक हैं,
सूक्त हैं, ऋचाएँ हैं, ठीक है, बहुत मतलब अलग-अलग हैं। उनको समझने के लिए, चूँकि वेद को समझना थोड़ा क्रिटिकल है, टफ है, आसानी से नहीं समझ आएगा। तो उसको समझने के लिए कुछ वेदांगों की वेदांगों का रचना किया गया था और वेदांग 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के वेदांग हैं और याद रखिएगा ये कौन-कौन से वेदांग हैं। एक आपका होता है शिक्षा, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, व्याकरण और कल्प। अलग-अलग वेदांगों के अंतर्गत वेद को पढ़ने के लिए, वेद को समझने के लिए इन वेदांगों की रचना करी गई थी। वेद को समझने के लिए इन वेदांगों की रचना करी गई। अब जैसा कि हमने देखा कि वेदांग की रचना किस लिए करी गई, तो वेदों को समझने के लिए, वेदों में क्या-क्या लिखा गया है उसको अच्छे से समझाने के लिए वेदांगों की रचना करी गई। तो वेदांग कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अच्छा, शिक्षा जो वेदांग था, इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो वेद है, इसमें मंत्र होते थे और उन मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाएगा, कैसे उसको उच्चारित किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी हमें शिक्षा वेदांग से प्राप्त हुई। कल्प से क्या प्राप्त होता था? तो कल्प में जो वेद में जो मंत्र होते थे, उन मंत्रों का यूज कब करना चाहिए, किस काम में करना चाहिए, किस अनुष्ठान में करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, ये आपको कल्प वेदांग से प्राप्त हुआ। यानी कि अनुष्ठानों के समय किस अनुष्ठान में किस वैदिक मंत्र का, किस रिचुअल में किस वैदिक मंत्र का उपयोग करना चाहिए, यह कल्प वेदांग में बताया गया। तो आंसर पता चला, कल्प। ठीक है, अनुष्ठान को दर्शाता है कौन? कल्प। ठीक है, कल्प वेदांग। ठीक है, अब देखिए शिक्षा में वैदिक मंत्रों का उच्चारण कैसे करेंगे यह बताया गया। व्याकरण में क्या है कि जो भी वेद में जो अलग-अलग शब्द हैं, अब उन शब्दों का, जो भी शब्द दिए गए हैं, जो भी मंत्र दिए गए हैं, उसमें जो शब्द लिखे गए हैं, उन शब्दों का सही-सही अर्थ हमें किससे पता चलेगा? व्याकरण से पता चलेगा। किससे? व्याकरण से पता चलेगा। उसके बाद जो निरुक्त है, ठीक है? जो निरुक्त है, तो जो भी शब्द हैं, उसका निश्चय रूप से क्या-क्या अर्थ होगा, या फिर कहेंगे कि जो शब्द हैं, जो वेदों में जो शब्द हैं, उसको किस अर्थ में, किस लिए उसका उपयोग किया गया है, इसे हम निरुक्त में समझते हैं। और जो ज्योतिष है, जो ज्योतिष वेदांग है, इससे देखिए वैदिक वेद था तो उसमें वैदिक मंत्रोच्चारण था, वैदिक यज्ञ था, वैदिक अनुष्ठान था। तो जो वैदिक यज्ञ अनुष्ठान कब किया जाएगा, उसका समय कब होगा, समय काल सही कौन बताता था? तो ज्योतिष विद्या बताता है। ठीक है, अभी भी बताता है, अभी होता है ना शुभ मुहूर्त कब है, ज्योतिषी के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, पंचांग खोल के देखता है, तो ये मुहूर्त वगैरह किस में पता चलता है? तो वेदों के अनुसार ज्योतिष वेदांग में मिलता है। और जो छंद होता है, इसमें हम किसे कह सकते हैं कि जो छंद वेदांग है, ये आपके वैदिक मंत्रों, जो भी वैदिक मंत्र को पढ़ता है, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब पूरा उसका सिक्योरिटी आपका छंद देता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि छंद को वेदों का पैर कहा गया है। छंद को वेदों का पैर, कल्प को वेद का हाथ कहा गया है, क्योंकि जितने भी कर्मकांड, जितने भी अनुष्ठान होते हैं, उसके बारे में जानकारी हमें कल्प से होती है। ज्योतिष विद्या को वेदों का आंख कहा गया है, निरुक्त को वेदों का कान कहा गया है, शिक्षा को वेद का नाक कहा गया और व्याकरण को मुख कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया वेदांग के बारे में, पूरा वेदांग हमने देख लिया। अब देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत गृह, देखिए बहुत सारे विद्वान के द्वारा आर्यों को अलग अलग जगह से, आर्य मतलब श्रेष्ठ पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष, तो आर्य अलग अलग जगह से आए हैं, ऐसा अलग अलग इतिहासकार बताए हैं। ठीक है, अलग अलग इतिहासकार बताए हैं। तो यहां पर कहता है कि आर्य तिब्बत से आए थे, ऐसा किसने कहा था? तो आर्य तिब्बत से आए थे, ऐसा कहने वाले थे दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य तिब्बत से आए हैं। और मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से, मिडिल एशिया से आए हैं। मैक्स मुलर ने क्या कहा था? आर्य मध्य एशिया से आए। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? आर्य तिब्बत से आए। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कह दिया? इन्होंने कहा कि आर्य लोग जो थे वो नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं। याद रखिएगा, मध्य एशिया से आपका मैक्स मुलर, दयानंद सरस्वती किसे कब कहां से बोले उन्होंने? तिब्बत से। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ठीक है,
अब देखिए, निम्न में से किस नदी को वैदिक काल में परुस्नी नदी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, परुस्नी नदी के नाम से रावी नदी को जाना जाता है, ठीक है? परुस्नी नदी के नाम से रावी नदी को जाना जाता है और उसके बाद चेनाब नदी को अभी जो प्रेजेंट टाइम में चेनाब नदी है, उसे प्राचीन काल में वैदिक का समय में आस्किनी नदी कहा जाता था। याद रखिएगा, आस्किनी नदी, चेनाब नदी। आस्किनी नदी किसका प्राचीन नाम है? चेनाब नदी का। आस्किनी नदी चेनाब नदी का प्राचीन नाम है। अच्छा, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? सतुद्री। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? सतुद्री। और व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या भैया? व्यास नदी का प्राचीन नाम विपासा, ठीक है? विपासा बसु नहीं, विपासा नदी था, ठीक है? तो याद रखिएगा, चेनाब नदी का प्राचीन नाम आस्किनी, रावी नदी का प्राचीन नाम परुस्नी, सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री और व्यास नदी का प्राचीन नाम विपासा, ठीक है? विपासा। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध कौन सा वेद रखता है? द वेदा विच डील्स विथ द रिचुअल इज नॉन एज, कौन सा है? तो यह है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंतर्गत धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, कर्मकांड, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है यजुर्वेद में। याद रखिएगा, यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, कर्मकांड, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है? तो यजुर्वेद के बारे में ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, यजुर्वेद को कहा ही जाता है कि स्रोत और कर्मकांडों का, कर्मकांड की कर्म कैसे, अनुष्ठान कैसे किया जाना चाहिए, यज्ञ कार्य कैसे होगा, ये सब यजुर्वेद में दर्शाया गया। किसमें? यजुर्वेद में। और यजुर्वेद एक ऐसा मात्र वेद है, यजुर्वेद एक ऐसा मात्र वेद है जो गद्य गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है? गद्य और पद्य दोनों में। यजुर्वेद की दो ब्रांचेज है, यजुर्वेद का दो ब्रांच है, एक आपका शुक्ल यजुर्वेद और एक आपका कृष्ण, शुक्ल यजुर्वेद और एक आपका कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य पद्य दोनों में है, ठीक है? कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में है और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद्य में है, पद्य में, ठीक है? पद्य, कविताओं में, श्लोक में, मंत्रों में, ठीक है? श्लोक जो कि पढ़ते हैं ना हम लोग गीता वगैरह में। तो देखिए, शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद दोनों में है, ठीक है? और यजुर्वेद जो है गद्य पद दोनों में एक कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, जो शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों को शुक्ल यजुर्वेद में जो लिखा गया है उसको जो पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले ये जो क्या बोलते हैं पुजारी होते हैं, उसे अर्धव्यू के नाम से जाना जाता है। क्या? अधर्व्यू के नाम से जाना जाता है। याद रख लीजिएगा, यजुर्वेद को पढ़ने वाले, यजुर्वेद को पढ़ने वाले। और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है? तैत्तिरीय ब्राह्मण, इतना याद रख लीजिएगा यहां से। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियां शामिल की गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, ऋग्वेद के बारे में अगर बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद, ये सामवेद, यजुर्वेद और सबसे लास्ट का जो वेद है वो आपका अथर्ववेद है। वो क्या है? आपका अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद के बारे में इतना आपको पता हो गया कि सबसे प्राचीन है। उसके बाद अगर बात करें कि ऋग्वेद में जो प्रेयर्स, प्रार्थना, ये सब का कलेक्शन है, ठीक है? प्रेयर्स, प्रार्थना, इन सब का क्या है इसमें कलेक्शन है। अच्छा, यहाँ पर मंत्र वगैरह है। तो देखिए, ऋग्वेद को बांटा गया है कुल 10 चैप्टर में, टोटल 10 चैप्टर, जिसे 10 मंडल कहते हैं। ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया है, पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, ठीक है? अलग अलग मंडल, अलग अलग चीज पूछा जाता है, ठीक है? तो ऋग्वेद को टोटल 10 मंडल यानी कि 10 चैप्टर में बांटा गया है। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिसके बारे में यहां पर बात किया गया है। स्तुतियों के 1000 से अधिक स्तुतियों को शामिल किया गया। तो कितना? 1028 सूक्तों को शामिल किया गया है। और ऋग्वेद में 10,552 ऋचाएं हैं, 552 ऋचाएं मंत्र हैं, ठीक है? तो इतना आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, ऋग्वेद में गोत्र, शूद्र, इन सब का वर्णन ऋग्वेद में ही देखने को मिला, ठीक है? गोत्र, शूद्र, वर्ण विचार, वर्ण व्यवस्था, इन सब का वर्णन मिला है ऋग्वेद में, ठीक है? और ऋग्वेद के किस मंडल में? तो 10वें मंडल में। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, याद रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किस शूद्र के चर्चा करी गई है, शूद्र का चर्चा किया गया है, ठीक है? और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। और गायत्री मंत्र को लिखने वाले जो ब्राह्मण थे वो विश्वामित्र थे। ये सब याद रखिएगा, ठीक है? तो यहां पर कहा जा रहा है ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियां शामिल की गई है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सूक्त कहा जाता है। कितना है? 1028, 1028 सूक्त है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं।
ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। अच्छा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णों के बारे में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। वर्ण के बारे में, कैटेगरीज के बारे में, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब चारों वर्ण का जो उल्लेख है किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अच्छा, ऋग्वेद के 9वें मंडल, ऋग्वेद पूछा जाएगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। ठीक है, इसका सोम देवता का वर्णन है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं, 114 स्तुतियां हैं। ठीक है, और इन 114 के 14 सूक्त में सोम देवता का वर्णन किया गया। किसका? सोम देवता का वर्णन किया गया। और सोम देवता किसका देवता है भैया? तो वनस्पति का देवता है। किसका? वनस्पति का, प्लांट्स का देवता है सोम देवता। ठीक है, हर्ब्स का, जड़ी बूटियों का सोम देवता। 9वां मंडल ऋग्वेद के इसके लिए समर्पित है। ठीक है, और तीसरा मंडल गायत्री माता, गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। ठीक है, और उसके बाद 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णों के बारे में कहा गया। अच्छा, कौन से तीन वेद को वेद त्रयी कहा जाता है? तो वेद त्रयी कहा जाता है आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इनको सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। किसको वेदांत कहा जाता है? तो वेदांत उपनिषद को कहा जाता है। उपनिषद यानी कि वेदों का अंत, सब कुछ है उसमें। ठीक है, उपनिषद प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। ये वेदों के भाग के रूप में ही माने जाते हैं, और वेदों का सबसे अंतिम जो ग्रंथ है उसे उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद का मतलब होता है समीप आकर बैठना, विद्या के समीप आकर बैठना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र ये सब के सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। द वेदास, उपनिषदास, पुराणास एंड धर्मसूत्रास आर ऑल रिटेन इन विच लैंग्वेज? तो संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, चलिए, पुरुष सूक्त किस वेद का एकमात्र संग्रह सूक्त है? तो हमने अभी देखा ना, पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एकमात्र संग्रह सूत्र है, और पुरुष सूक्त में ही ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णों के बारे में उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब के। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? संगीत यानी कि सामवेद, साम का मतलब ही होता है संगीत, गान बजान, ये सब। ठीक है, तो सामवेद संगीत से मतलब है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यज्ञ जब होता है तो यज्ञ के अवसर पर, यज्ञ जब होगा तो यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का कलेक्शन आपको सामवेद में देखने को मिलेगा। ठीक है, यज्ञ के समय मंत्रों का मंत्र जो गाए जाते हैं, जो उच्चारित, तो उसका संकलन आपको सामवेद में देखने को मिलेगा। अच्छा, सामवेद में टोटल 1875 ऋचाएं हैं। हाइम्स कितने हैं? 1875, याद रखिएगा 1875। ठीक है, और सामवेद के मंत्रों को गाने वाले जो पुजारी होते हैं उसे उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता। ऋग्वेद के मंत्रों को, ऋचाओं को पढ़ने वाले जो पुजारी होते थे उसे हम होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ठीक है, सामवेद के पढ़ने वाले जो ब्राह्मण या फिर जो पुजारी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। और जो अथर्ववेद को पढ़ने वाले होते थे, अथर्ववेद को, तो उन्हें कहा जाता है ब्रह्म। क्या कहा जाता है? ब्रह्म। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। ठीक है, द उपनिषद क्या है? उपनिषद है एक हिंदू दर्शन का स्रोत, सोर्सेज ऑफ हिंदू फिलॉसफी, उपनिषद को कहा जाता है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी? उपनिषदों की संख्या 108 है। याद रखिएगा, उपनिषदों की संख्या 108 है। और कुछ उपनिषद से पूछ लिए जाते हैं सवाल, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद। हम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एक एक बात को। याज्ञवल्क्य, क्योंकि लिखेंगे तो लेट होगा, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद किस उपनिषद में दिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। मोक्ष के बारे में पहला उल्लेख, मोक्ष का, मुक्ति का पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा गया है। ठीक है, मोक्ष का सबसे पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन तीनों आश्रम का उल्लेख किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, इन सब का उल्लेख किया गया है। जाबलोपनिषद में चारों आश्रम का, देखिए 3 आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, इनका 3 आश्रम का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में। चारों आश्रम, चाहे आपका ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो और संन्यास, चारों आश्रम का उल्लेख जो है जाबलोपनिषद में। सबसे इंपॉर्टेंट, सत्यमेव जयते
शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। यम और नचिकेता का संवाद जो है ये कठोपनिषद से लिया गया है। तो हम एक बार फिर से, नहीं छोड़िए, हो जाएगा, सुन लीजिएगा इसको एक बार फिर से, ठीक है। अब देखिए, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है? तो इसे संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस में किया गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक यानी कि जब किसी का युवराज को राजा बनाया जाए, उसका ताजपोशी हो, ये सब के समय इसका उल्लेख जो है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। किसमें किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया था 2007 में, 1800 से 1500 ईसा पूर्व। अच्छा, ईसा पूर्व यानी कि बीसी, और ईस्वी यानी कि एडी, एनो डोमिनी, इसके बारे में तो आपको पता है ना। एनो डोमिनी यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और बीसी यानी कि बिफोर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये मतलब ईसा मसीह के जन्म को यहाँ पर रेफरेंस लिया गया है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद को एडी यानी कि ईसा मसीह के जन्म, आज हम 2022 में हैं, तो हम ईसा मसीह के जन्म से 2022 साल आगे हैं। और अगर कहा जा रहा है कि 1800 साल ईसा पूर्व, यानी कि हम 2022 साल इधर और उसके 1800 साल बाद पीछे चले जाइए, तो 2022, 2000, 1800, तो लगभग 3800 साल पीछे की बात करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। 3800 साल पीछे की, समझ में आ गया होगा। तो 1800 से 1500 ईसा पूर्व की ऋग्वेद की कुछ 30 पांडुलिपियों को, पांडुलिपि क्या होता है ये तो जानते होंगे, 2007 में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में सम्मिलित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो पांडुलिपियां हैं ये कहाँ है? पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी गई है। ये पांडुलिपियां जो है पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी गई है, ठीक है। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्णों में। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में परंपरागत 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। और यहां पर ये देखिए कि ऋग वैदिक काल में जो वर्ण था वो कर्म पर आधारित था, ठीक है, जन्म पर आधारित नहीं था। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी। जैसे जैसे लोग आगे बढ़े, लोगों का दिमाग खराब हुआ और कर्म से क्या हो गया? जन्म के आधार पर कर दिया गया। वर्ण कर्म आधार पर था कि अगर डॉक्टर का पुत्र, यानी ये कहें कि जो ब्राह्मण का पुत्र अगर क्षत्रिय है, ब्राह्मण का पुत्र अगर शस्त्र अस्त्र चला रहा है तो वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का पुत्र अगर चमार का काम कर रहा है तो वो शूद्र है। यहां पर कोई जन्म से रिलेटेड नहीं था, ठीक है, वो अच्छा था। आज थोड़ा चलिए हम पीछे, इसीलिए कहा जाता है वेदों की ओर लौटो, ठीक है। 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन वर्ण था? तो पहले स्थान पर ब्राह्मण था, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, तब तो शूद्र, ठीक है। अब देखते हैं, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं के द्वारा पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था। यहां कहा जा रहा है कि कौन सा एक प्रकार का बलिदान नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड बाय किंग्स इन एंशिएंट इंडिया टू स्टेब्लिश देयर पोजीशन, ठीक है। तो कौन सा नहीं था? तो यहां पर हम जानते हैं कि एक प्रकार का मुवेंद वेलन जो था ये नहीं था, बल्कि राजसू यज्ञ करवाना, ठीक है। हम जानते भी हैं कि राजसू यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये सब क्यों करवाया जाता था? तो अपने पोजीशन को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। घोड़ा छोड़ा जाता था यज्ञ करके, और जो भी राजा इसको टच करेगा तो उसे युद्ध करना पड़ेगा हमसे। राजसू यज्ञ उसी प्रकार का होता था। वाजपेय यज्ञ में रथ दौड़ होता था, रथ दौड़ा जाता था। तो ये सब राज्याभिषेक के समय होता था, ठीक है। लेकिन ये जो मुवेंद वेलन है ये नहीं था, ठीक है। मुवेंद वेलन, राजस्व यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध प्राचीन भारत में राजाओं के द्वारा अपने पद स्थापित करने के लिए किए जाने वाले यज्ञ थे। जबकि मुवेंद वेलन जो था वो 3 राज्यों की सेवा करने वाले किसान चोल राजाओं के द्वारा कुछ समृद्ध भूस्वामियों को दी गई उपाधि थी, ठीक है। यहां याद रख लीजिएगा, मुवेंद वेलन क्या था? एक प्रकार की उपाधि थी, एक प्रकार की उपाधि थी, जो कि 3 राजाओं की सेवा करने वाले किसान को मुवेंद वेलन कहा जाता था चोल राजाओं के समय में, ठीक है। भारत में वैदिक सभ्यता के टाइम पर किस नदी के किनारे, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लोरिश्ड अलोंग द रिवर, किस नदी के किनारे? तो सरस्वती नदी के किनारे। अभी सरस्वती नदी को कहा जाता है कि ये धरती के नीचे चली गई है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं की सही समूह का चयन कीजिए। देखिए, वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण देवताएं हैं उनमें महत्वपूर्ण देवता था सबसे इंद्र,
सोम देवता था, जो कि हमने कहा कि ऋग्वेद के नवे मंडल का जो 114 सूक्त है वो टोटल सोम देवता को समर्पित है। वहीं पर अग्नि, इंद्र, सोम ये सब वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे। देखिए, इंद्र के लिए 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। याद रखिएगा, ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। वहीं पर 200 सूक्त जो है वो अग्नि को समर्पित है, और जो सोम देवता को ऋग्वेद के नवे मंडल के 114 सूक्त समर्पित हैं। तो याद रखिएगा, इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता, क्योंकि ऋग्वेद का 250 सूक्त इंद्र देवता को समर्पित है, अग्नि को 200 सूक्त और सोम को 114 सूक्त। चलिए, पांडवों के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था? तो गुड़गांव दिया गया था, जिसे आज हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, गुड़गांव बेकार लगता था, गुरुग्राम ठीक है, मतलब गुरु को दिया गया गांव। ठीक है। The Vedic view of an individual and his relation to society is determined by four objectives of life. Which of the following is not one of these objectives? क्या कहा जा रहा है, इसको अच्छे से पढ़िएगा कि देखिए, द वैदिक व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। किस, तो याद रखिएगा, सिद्धि से। किससे? सिद्धि से होता है ये चीज। ठीक है, चलिए, कहा जा रहा है एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्य से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा उद्देश्य इनमें से एक नहीं है? अच्छा, कौन सा उद्देश्य इनमें से एक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, एक पूछा जा रहा है कौन सा उद्देश्य, तो सिद्धि जो है इनमें से एक नहीं है, जबकि मोक्ष प्राप्त करना, अर्थ, धर्म। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्य से निर्धारित होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन सिद्धि नहीं। तो याद रखिएगा, सिद्धि नहीं है। ठीक है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूब गई पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा रूप अपनाया था? तो वाराह अवतार के बारे में हम सुनते हैं। अब वो वाराह अवतार 10 अवतारों में से एक अवतार है विष्णु भगवान का, और इसी अवतार को बचाया, मतलब अपनाया था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी या फिर अरण्यानी देवी किसकी देवी है? तो अरण्य का मतलब क्या होता है? अरण्य का मतलब जंगल होता है, और अरण्यानी देवी जो है वनों की देवी थी। ठीक है, वनों की देवी। विष्णु के 5वें अवतार को वामन अवतार के नाम से जाना जाता है। किसके? वामन अवतार के नाम से जाना जाता है। विष्णु के 5वें अवतार को वामन अवतार के रूप में, विष्णु जी के 10 अवतार माने गए हैं। इनमें से मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार। तो मत्स्य अवतार सबसे पहला अवतार, कूर्म अवतार दूसरा, वाराह तीसरा, नरसिंह अवतार, वामन अवतार 5वां, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि जो कि अभी इनका अवतार नहीं हुआ है, अभी आने वाले समय में कल्कि अवतार लेंगे विष्णु भगवान। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड जो भी फैक्ट है, जो भी प्रश्न है। सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जैन धर्म। अच्छा, जैन किस शब्द से बना है? अगर आपसे पूछेगा कि जैन किस शब्द से बना है, तो संस्कृत के शब्द से बना है। संस्कृत का जिन शब्द से बना है जैन धर्म। ठीक है, अच्छा, जिन का मतलब होता है, जिन या जैन का मतलब होता है विजेता, क्या? विनर। ठीक है, विजेता या विनर। अच्छा, जैन धर्म के जो संस्थापक है उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो तीर्थंकर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। और जैन धर्म के में महात्मा को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है, यानी कि सभी बाधाओं से मुक्त। ठीक है, अच्छा, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर, प्रथम संस्थापक कहा जाए तो वो है आपके ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव। अच्छा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखिए, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्या। देखिए, विथ विच रिलीजन इज कैवल्या एसोसिएटेड? किस रिलीजन से? तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है कैवल्य। किस किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। अच्छा, कैवलिन कहा गया था जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? तो याद रखिएगा, जाम्भिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे किन्हें? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उन्हें कैवलिन कहा गया, यानी कि वो कैवल्य को प्राप्त हो गए, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, इतना हमें प्राप्त है। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बाद में महावीर स्वामी को अलग अलग नाम दिए गए थे। कैवलिन, कैवल्य की प्राप्ति, कैवलिन, अरहत,
जिन तथा निर्ग्रंथ ये सब नाम दिए गए थे। तो ये हमने देखा। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार जिन का अर्थ क्या होता है? जैन दर्शन के अनुसार जिन का अर्थ हम लोग जानते हैं होता है विजेता, द कॉन्करर, ठीक है, द कॉन्करर, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए थे किस भारतीय धर्म में? तो ये हुआ था आपका जैन धर्म में, जैनिज्म में। किसमें? जैन धर्म में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। याद रखिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। अच्छा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ किसके किनके पुत्र थे? तो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, ठीक है। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, ठीक है। अच्छा, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुए वो हुए आपके महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। अच्छा, महावीर स्वामी। अच्छा, महावीर स्वामी का जन्म कब होता है? महावीर स्वामी का जन्म होता है 599 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसी को याद रखिएगा आप, ठीक है। महावीर जी का जन्म होता है 599 ईसा पूर्व में। कहां पर होता है भैया? तो वैशाली के कुंड ग्राम में। वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म होता है, वैशाली के कुंड ग्राम में। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे, ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशाला था। माता का नाम त्रिशाला था, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। किसकी माता? तो महावीर स्वामी की माता चेटक की बहन थी, ठीक है। अच्छा, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अनुजा था। महावीर स्वामी का दामाद था जामाली, और इनके बारे में हम बात करेंगे आगे कि जामाली से क्या संबंध है और जामाली से क्या पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है, ठीक है। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था, ठीक है। हमने अभी बात किया वैशाली के कुंड ग्राम में, ठीक है, ये हमने देख लिया है। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है ने किस धर्म की स्थापना करी थी? तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की थी 24वें तीर्थंकर के रूप में, और कहा जाता है कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हमने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में बात कर लिया है, जिनको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उन्हें केवलिन कहा गया, अरहत कहा गया, जिन कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। और महावीर स्वामी का पहला जो शिष्य था उनका दामाद जामाली ही था, ठीक है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जो पहला शिष्य था उनका दामाद क्या था? जामाली था, ठीक है, जामाली। अच्छा, महावीर स्वामी ने 23वें तीर्थंकर, देखिए महावीर स्वामी ने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जो शिक्षा थी, चतुर्याम शिक्षा, चतुर्याम शिक्षा, उसमें एक व्रत को जोड़ा था इन्होंने, ब्रह्मचर्य को। किसे जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने 5 व्रत को बताया, जिसमें से 5वां व्रत केवल महावीर स्वामी ने दिया था, जबकि 4 महाव्रत किसने दिए हैं? तो वो पार्श्वनाथ ने दिए हैं, ठीक है। अच्छा, जो महावीर स्वामी थे वो अनेकांतवाद और स्यादवाद के प्रतिपादक हैं, और जैन धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास था, ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास था। अच्छा, महावीर स्वामी का मृत्यु कब हो जाता है? महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म होता है 599 ईसा पूर्व में। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अच्छा देखिए, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था मोक्ष, यानी कि उनकी मृत्यु, निर्वाण प्राप्त हुए थे पावापुरी में, जो कि राजगीर के निकट है, राजगीर के समीप है पावापुरी, बिहार में राजगीर के समीप है पावापुरी। और 527 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु यहां पर 72 साल की आयु में हो गई थी, ठीक है। जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है अंग के रूप में। जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों को अंग के रूप में जाना जाता है, अंग के रूप में कहा जाता है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध जो हुआ था, किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसे हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। और झेलम का पुराना नाम है वितस्ता नदी, तो वितस्ता, ठीक है, जिसमें पोरस इसमें हार गया था। चलिए आगे हम देखते हैं, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? अगम सूत्र कहा जाता है। भगवान महावीर के शिक्षाओं के संकलन को अगम सूत्र कहा जाता है, ठीक है। द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल ऑफ माउंट आबू आर सेक्रेड पिलग्रिमेज
प्लेस फॉर द किसके लिए है? तो जैनियों के लिए है। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल है? तो जैन धर्म का पवित्र तीर्थस्थल है, याद रखिएगा जैन धर्म का। अच्छा, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जो कि एक जैन मंदिर है, कहाँ पर स्थित है? तो यह भी हमने देखा राजस्थान के माउंट आबू पर्वत में, तो राजस्थान में, ठीक है। अब देखिए सॉरी, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो ये आपका कहाँ है भैया? तो ये आपका माउंट आबू में है, राजस्थान के। चलिए, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? तो ये शाक्य थे, शाक्य, ठीक है। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? चलिए आगे देख लेते हैं। और यहाँ से ये याद रखिएगा कि ये जो शाक्य कुल है, एक क्या बोलते हैं, शाक्य क्षत्रिय कुल था, शाक्य एक क्षत्रिय कुल था। और 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व की बात है, 599 ईसा पूर्व में किनका जन्म हुआ था? तो ये महावीर स्वामी का। और 563 ईसा पूर्व में नेपाल का जो वो हिमालय वाला तराई वाला क्षेत्र है, उसमें कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में शाक्य क्षत्रिय कुल में बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। भगवान बुद्ध का जन्म होता है, याद रखिएगा, भगवान बुद्ध का। अब देखिए, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ, क्या है? भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ है, याद रखिएगा, ठीक है। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ है। चलिए आगे देख लेते हैं। भगवान बुद्ध का गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म कब होता है? तो भगवान बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। कब होता है? 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 483 ईसा पूर्व में। कब होता है? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। जन्म कहाँ हुआ, इसके बारे में हमने देख लिया है। अच्छा, भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। अच्छा, भगवान बुद्ध की माता का नाम? भगवान बुद्ध की माता का नाम था महामाया। भगवान बुद्ध की माता का नाम महामाया। वैसे भगवान बुद्ध की माता जो थी, अपनी माता, वो 7 दिन के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी भगवान बुद्ध की जो मौसी थी, उनका लालन पालन मौसी के द्वारा किया गया था, ठीक है। मौसी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, लालन पालन मौसी के द्वारा, मौसी के द्वारा, विमाता जैसे गौतमी प्रजापति के द्वारा भगवान बुद्ध का लालन पालन होता है। भगवान बुद्ध की पिताजी कौन थे? भगवान बुद्ध के पिताजी थे शुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनकी विवाह करा दी गई थी 16 वर्ष की आयु में ही, इनकी विवाह। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इसकी पत्नी का नाम यशोधरा, और इनका पुत्र था राहुल, ठीक है। और भगवान बुद्ध जो थे 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था, गृह त्याग दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। और ये 35 वर्ष की आयु में, मतलब 6 साल के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? लुम्बिनी नाम से, कपिल वस्तु के लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। देखिए, कहा जा रहा है फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट विमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ क्या बोलते हैं, भिक्षुनी के रूप में महाप्रजापति गौतमी जो की थी भगवान बुद्ध की जो पालक माता थी, यानी कि उनकी माता का तो मृत्यु हो जाता है, तो उसकी मौसी ने उसका लालन पालन करा था। महाप्रजापति गौतमी ने ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया था। तो ये बुद्ध की पालक माता, ठीक है। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। समझ में आया? अब आगे देख लेते हैं, बोध गया में, ये तो पता ही होगा आपको। चलिए, कहा जा रहा है महायान किससे संबंधित है? तो महायान संबंधित है बौद्ध धर्म से। देखिए, महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 ब्रांच में बट गया था। एक आपका महायान और दूसरा हीनयान। अच्छा, देखिए, बौद्ध संगतियों के बारे में याद रख लीजिएगा, जो बौद्ध मीटिंग्स हुए थे, कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट बौद्ध संगति कब होता है? 483 ईसा पूर्व में। भगवान बुद्ध का जो मृत्यु होती है कुशीनगर में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। तो फर्स्ट बौद्ध संगति होता है उनकी मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में। किस जगह पर? राजगृह में। किस जगह पर? राजगृह के सतपर्णी गुफा में इनका जो बौद्ध संगति होता है 483 ईसा पूर्व में। और उसकी अध्यक्षता करता है महाकश्यप, याद रखिएगा, पहले संगति की अध्यक्षता महाकश्यप करता है। और उस समय शासक कौन था?
अजातशत्रु। तो पहला अजातशत्रु अध्यक्षता महाकश्यप, कहाँ? राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में। सेकंड जो बौद्ध संगति होता है वो कहाँ होता है? सेकंड बौद्ध संगति होता है 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। शासक कौन था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक शासक था। कहां पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहां पर? वैशाली में हुआ था और अध्यक्षता साबाकामी ने किया था। अच्छा, तीसरा जो बौद्ध संगति था वो हुआ था 247 ईसा पूर्व में। कब? 247 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। अध्यक्षता किसने किया? मोगलीपुतातिस ने किया। कब कहां हुआ था? तो ये पटना में यानी कि पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा बौद्ध संगति होता है, चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था ये पहली शताब्दी में होता है। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कहां पर? कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्षता किसने करी थी? वसुमित्र ने, याद रखिएगा, ठीक है। किस स्थान पर बौद्ध गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। कुशीनगर में 80 साल के उम्र में, 80 साल की आयु में गौतम बुद्ध अपना शरीर त्याग देते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, गौतम बुद्ध का अंतिम समय याद रखिएगा। अंतिम वर्षा ऋतु गौतम बुद्ध का कहां पर वो बिताते हैं? वैशाली में। अंतिम वर्षा ऋतु गौतम बुद्ध वैशाली में क्या बोलते हैं, मनाते हैं। अच्छा, याद रखिएगा। पावा में चुंद नाम के सूकर मद्दव एक खिलाया। ऐसा सूकर मद्दव को लेकर के बहुत से यहाँ पर मिथ्स हैं कि ये सूकर का मीट है या फिर कुछ मिठाई था। ये सब अलग अलग लोग बताते हैं, तो हम लोग नहीं जानते। बस याद रखिएगा सूकर मद्दव, ठीक है, सूकर मद्दव करके पावा में चुंद ने खिलाया था, ठीक है। कुशीनगर में सुबध को गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है, अंतिम उपदेश दिया था। अब याद रखिएगा, किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? कहां पर? तो बोध गया में किया था। ये तो हमने अभी पहले देख लिया है। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। क्या था 4 सत्य, 4 महान सत्य? एक तो दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य बताए थे, ठीक है। और इस जो पहला उपदेश जो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित हुई थी? तो ये राजगिरी में हुई थी। हमने पहले कहा ना, फर्स्ट जो हुआ था वो राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। महाकश्यप ने अध्यक्षता करी थी और उस समय अजातशत्रु शासक था। अच्छा, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को किसने संरक्षण दिया था? तो हमने अभी बात किया, प्रथम बौद्ध परिषद को अजातशत्रु ने अपना संरक्षण दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो किसे किया गया था? पहला बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। कहां पर? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। कहां पर? सारनाथ में दिया था। और 4 आर्य सत्य भी उन्होंने यहीं पर बताए थे। देखिए, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में। देखिए, बुद्ध का उपदेश आम लोगों की भाषा, जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। अच्छा, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षुओं के लिए, ठीक है। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या? तो याद रखिएगा, कौन सा है? तो महावस्तु, ठीक है, महावस्तु। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम महावस्तु। देखिए, महावस्तु जो था संस्कृत में लिखा हुआ एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का विवरण मिलता है, ठीक है। और यह हीनयानियों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो याद रखिएगा, महावस्तु हीनयान मतलब ब्रांच से, हीनयान शाखा से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, त्रिपिटक आर सेक्रेड बुक्स ऑफ त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? तो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हें ही त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक। देखिए, विनय पिटक में संघ से संबंधित नियम, आचार, नियम के बारे में बताया गया है। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत बताया गया, ठीक है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे और भगवान बुद्ध भी पाली भाषा में ही उपदेश देते थे, ठीक है। अब देखिए, द रूल्स मेड फॉर द fill the blanks were written down in the book called विनय पिटक। कहता है कि विनय पिटक जो है
किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। तो ये बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक में लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। निम्न में कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में सारनाथ है। सारनाथ ही है जिसमें भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? क्या धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला उपदेश दिया था धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। देखिए, गौतम बुद्ध के उपदेश उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध टीचिंग आर फाउंड मेनली किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सुत्त पिटक में। गौतम बुद्ध के उपदेश जो है मुख्य रूप से सुत्त पिटक में पाए जाते हैं। किसमें? सुत्त पिटक में पाए जाते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से सुत्त पिटक त्रिपिटकों में से एक पिटक है, सुत्त पिटक में पाया जाता है। विनय पिटक में जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले उसके लिए नियम वगैरह के बारे में बताया गया है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन, और विनय पिटक सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक को त्रिपिटक कहा जाता है। ये तो हमने देखा है। निम्न में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो त्रिपिटक। ठीक है, अब यहां पर देखिए, चलिए, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। याद रखिएगा, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है, और यह थेरवाद बौद्ध परंपरा में शास्त्रों का एक मानक स्टैंडर्ड संग्रह है। नालंदा किस धर्म का प्राचीन संस्थान है था? तो याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म का प्राचीनतम संस्थान था, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत और उसकी स्थिति। ठीक है, महाजनपद काल का स्थिति हम देखेंगे अब। ठीक है, चलिए, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे? महाजनपद के बारे में हम अब देखते हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में 16 महाशक्तिशाली महाजनपद थे। ठीक है, महाजनपद 16 महाजनपद थे। याद रखिएगा, 16 महाजनपद थे प्राचीन काल में। अब आगे देखते हैं, प्राचीन 16 महाजनपद। देखिए, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान, तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अस्तित्व में थी? तो वही 16 महाजनपद थे। ऐसे भी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछ सकता है। देखिए, ये जो महाजनपद थे, याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से। अंग महाजनपद मगध, मल्ल, काशी, कौशल, पांचाल, कुरु, वज्जी, मत्स्य, वत्स, सूरसेन, चेदी, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद कहाँ के थे? तो ये थे बिहार के। 3 महाजनपद, अंग महाजनपद, मगध महाजनपद और वज्जी। अंग, मगध और वज्जी, ये 3 बिहार से थे। और एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत का महाजनपद, ये आपका अस्मक महाजनपद था। ठीक है, अस्मक महाजनपद, तो याद रख लीजिएगा। अब देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजशाही राज्यों में से नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद थे? तो देखिए, वैशाली था। ये महाजनपद के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वैशाली था क्या? नहीं, वैशाली नहीं था। हम देखते हैं, अंग, मगध और वज्जी, ये केवल 3 महाजनपद थे जो कि बिहार से थे, लेकिन वैशाली महाजनपद में से नहीं था। ठीक है, तो ये मगध महाजनपद था, ये शक्तिशाली था। अवंती था मध्य प्रदेश वाला रीजन में, और कौशल था। अच्छा, मगध महाजनपद का राजधानी कौन सा था? ये भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, गिरिव्रज, जिसे कि राजगिरी के नाम से जानते हैं, गिरिव्रज। अच्छा, कौशल महाजनपद का राजधानी जो कि यूपी में पड़ता है आपका, श्रावस्ती या फिर अयोध्या, 2 महाजनपद, 2 राजधानी था कि। ठीक है, देखिए, कौशल का 2 राजधानी था, याद रखिएगा, श्रावस्ती और कौशल का 2 राजधानी था, श्रावस्ती और अयोध्या। ठीक है, उसके बाद अवंती की राजधानी कौन सा? तो अवंती का राजधानी, याद रखिएगा, अवंती, ये मध्य प्रदेश वाले रीजन में अवंती का राजधानी था उज्जैन और माहिष्मती, 2 राजधानी था। ठीक है, उज्जैन और माहिष्मती, उज्जैन और माहिष्मती। और कौशल का तो 2 हमने देखा ही, मगध का एक गिरिव्रज। ठीक है, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? हर्यंक, द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम हर्यंक डायनेस्टी वाज, कौन था? तो ये था आपका बिंबिसार। हर्यक वंश के पहले शासक थे, ये बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। अच्छा, बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो हर्यंक वंश के। किसके? हर्यंक वंश के राजा थे। ठीक है, याद रखिएगा, हर्यंक वंश के।
अब देखिए क्या कहा जा रहा है, अजात शत्रु किसका बेटा था? अजात शत्रु था बेटा बिंबिसार का। तो बिंबिसार हर्यक वंश का पहला राजा और अजात शत्रु दूसरा, और बिंबिसार का बेटा था। ठीक है, बिंबिसार का बेटा था, याद रख लीजिएगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजात शत्रु, जो कि 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध का शासक हुआ, वो अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था और इसके समय में कौशल का मगध से संघर्ष हुआ। जो कि कौशल क्या था, कौशल क्या यूपी वाला रीजन में, श्रावस्ती और अयोध्या वाला रीजन, जो कि राजधानी भी थी उसकी। ठीक है, कौशल का मगध से संघर्ष हुआ और अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया था, पहला बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका बेटा था? तो हर्यक वंश अजात शत्रु जो था वह बिंबिसार का बेटा था। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले मगध की राजधानी क्या थी? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले मगध की राजधानी राजगिरी थी, जो कि हम जानते हैं मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी थी। अच्छा, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। देखिए, इससे पहले तो राजगिरी था और उसके बाद स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया था? ठीक है, राजधानी को, मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? पाटलिपुत्र। तो राजधानी के बाद राजगिरी के बाद पाटलिपुत्र राजधानी हो गया था। ठीक है, पाटलिपुत्र के बाद राजगिरी के बाद पाटलिपुत्र राजधानी हो गया। चलिए, कहा जा रहा है कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया जाता था? तो ये आपका मगध साम्राज्य ही था, जो कि युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथी का प्रयोग किया जाता था। अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज बोर्न इन, सिकंदर महान कब पैदा हुआ? तो सिकंदर महान 356 ईसा पूर्व में पैदा हुआ था और इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई। ठीक है, बेबीलोन में। देखिए, सिकंदर महान का जन्म कब होता है? 356 ईसा पूर्व में मेसेडोनिया में। कहां पर? मेसेडोनिया में। और उसका मौत हो जाता है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का बेबीलोन में हो जाता है, वो मर जाता है बेबीलोन में। चलिए आगे देखते हैं। सिकंदर ने हाइडेस्पीच के युद्ध में किसको हराया था? सिकंदर हाइडेस्पीच का युद्ध, बितस्ता झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था, हाइडेस्पीच का युद्ध, तो पोरस राजा के बीच, राजा पोरस के बीच। निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। ठीक है, धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और इसे इसे जो कि सिकंदर का समकालीन था, और यूनानी लेखकों ने धनानंद को अग्रमीज कहा था। अच्छा, महाजनपदों के बारे में, दो दो राजधानियां जिस महाजनपद की है वही इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखेगा कि दो दो राजधानियां जिस महाजनपद की है तो उसमें से कौन कौन आता है? एक आपका आता है दो दो राजधानी वाले से महाजनपद में चार चार महाजनपद है। एक आपका कौशल है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और जो कि हमने कहा अयोध्या या फैजाबाद। मल्ल की राजधानी पावा और कुशीनगर। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य। अवंती की राजधानी उज्जैन तथा माहिष्मती। तो चार, दो दो राजधानी वाले महाजनपद चार हैं। एक है जो कि दक्षिण भारत में आपका कौन सा था? दक्षिण भारत में एक है आप अस्मक की राजधानी है पोतन या फिर पोटली। और जो बिहार में तीन महाजनपद थे, अंग राजधानी था चंपा, मगध राजधानी राजगृह और वज्जी राजधानी क्या? विदेह तथा मिथिला, विदेह और मिथिला। तो याद रख लीजिएगा इस सारे सवाल को। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, अगर आपको लगता है कि हम अच्छे से इस बुक को कंप्लीट करें 60 दिनों के अंतर्गत, 60 दिनों के अंदर अच्छे से एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस के साथ इस बुक को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने को, अच्छे से अच्छे मेहनत करके आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे अगर आपका सपोर्ट साथ रहेगा। देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना होगा। परीक्षा हॉल्ट 24/7 के टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड कराया जाता है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर एसएससी सीजीएल के लिए 50 दिनों का 50 मैराथन रीजनिंग के लिए भी चलाई जा रही है, तो रीजनिंग भी वहां पर पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और एसएससी सीजीएल की दे रहे हैं तो जीएस के लिए बस आप इसी पर निर्भर रह सकते हैं। जीएस में आप परेशान मत हो, केवल ये शो देखिए, ये सीरीज को आपको फॉलो करना है और आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप अगर कर लेते हैं, मैथ्स के लिए आपको टारगेट दिया जाता है 75 डेज वीकली टारगेट प्लान चलाया जा रहा है, उससे आप जुड़ करके मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा और इंग्लिश भी। तो पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन यहां पर करा जा सकता है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।